दुनिया की नजरें इस वक्त हिंद महासागर पर टिकी हुई हैं क्योंकि एक ऐसी समुद्री कार्रवाई हुई है जिसने एशिया की रणनीतिक राजनीति को हिलाकर रख दिया है। ईरान का युद्धपोत IRIS देना, जो कुछ ही दिन पहले भारत में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 में शामिल होकर लौटा था, श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र के पास अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा टॉर्पीडो से निशाना बनाए जाने के बाद समुद्र में डूब गया। यह घटना सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं है, यह उस बड़े टकराव का हिस्सा है जो महीनों से ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा है और अब जिसकी गूंज भारत के दरवाजे तक सुनाई देने लगी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जहाज क्यों डुबाया गया, बल्कि यह है कि इस पूरे घटनाक्रम का भारत से क्या संबंध बनता है और क्या वास्तव में भारत को इसमें घसीट। सबसे पहले घटनाक्रम को क्रम से समझना जरूरी है। ईरानी नौसेना का युद्धपोत IRIS देना हाल ही में भारत आया था ताकि वह मिलन 2026 नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास में हिस्सा ले सके। यह अभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें कई देशों की नौसेनाएं शामिल हुई थीं। अभ्यास पूरा होने के बाद यह युद्धपोत निर्धारित कार्यक्रम के तहत भारत से रवाना हुआ। आधिकारिक जानकारी के अनुसार जब यह भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर निकल चुका था और श्रीलंका के समुद्री इलाके के पास अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में पहुंचा, तभी अमेरिकी पनडुब्बी ने उसे टॉर्पीडो से निशाना बनाया। अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि यह सैन्य ऑपरेशन चल रहे संघर्ष के तहत किया गया। ईरान ने इसे आक्रामक और उकसाने वाली कार्रवाई बताया है और कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत पर कोई जिम्मेदारी बनती है? अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार किसी भी देश की जिम्मेदारी उसके क्षेत्रीय जल और विशेष आर्थिक क्षेत्र तक सीमित होती है। यदि कोई सैन्य कार्रवाई उस सीमा से बाहर होती है तो कानूनी रूप से उस देश को सीधे तौर पर उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। उपलब्ध जानकारी के अनुसार हमला भारतीय समुद्री सीमा के बाहर हुआ। इसका मतलब यह है कि कानूनी दृष्टि से भारत पर प्रत्यक्ष दायित्व नहीं बनता, लेकिन कूटनीतिक दुनिया सिर्फ कानून से नहीं चलती। धारणा और राजनीतिक नैरेटिव भी उतने ही शक्तिशाली होते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया और कुछ अंतरराष्ट्रीय हलकों में यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या भारत को पहले से किसी खतरे की जानकारी थी या नहीं। भारत की स्थिति इस समय बेहद जटिल है। एक तरफ अमेरिका उसके लिए रणनीतिक साझेदार है, दूसरी तरफ ईरान के साथ भी भारत के ऐतिहासिक और आर्थिक संबंध रहे हैं, खासकर ऊर्जा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संदर्भ में। भारत की विदेश नीति लंबे समय से सामरिक स्वायत्तता पर आधारित रही है, यानी किसी एक गुट के साथ पूरी तरह खड़े होने के बजाय संतुलन बनाए रखना। ऐसे में यह घटना भारत के लिए कूटनीतिक परीक्षा बन सकती है। उसे यह स्पष्ट करना होगा कि अभ्यास में भाग लेने वाला कोई भी जहाज जब तक भारतीय सीमा में था उसकी सुरक्षा भारत की जिम्मेदारी थी, लेकिन सीमा से बाहर की कार्रवाई पर उसका नियंत्रण नहीं था। इस पूरी घटना का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है हिंद महासागर की सुरक्षा। हिंद महासागर को लंबे समय से भारत अपना प्राथमिक रणनीतिक क्षेत्र मानता रहा है। यदि किसी विदेशी पनडुब्बी की गतिविधि इतनी निकट तक पहुंच जाती है कि वह श्रीलंका के आसपास सक्रिय होकर टॉर्पीडो हमला कर सके, तो यह क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी चिंता का विषय है। भले ही अमेरिका और भारत के बीच रक्षा सहयोग मजबूत हो, लेकिन किसी भी बाहरी सैन्य कार्रवाई का भारत के समीप होना रणनीतिक सतर्कता की मांग करता है। आने वाले दिनों में भारतीय नौसेना अपनी निगरानी और समुद्री डोमेन जागरूकता को और मजबूत कर सकती है। ईरान की संभावित प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ईरान पहले ही यह संकेत दे चुका है कि वह उन देशों को संदेह की नजर से देखेगा जिन्हें वह अमेरिका का साझेदार मानता है। हालांकि भारत ने सार्वजनिक रूप से संतुलित रुख अपनाया है, फिर भी उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके व्यापारिक जहाजों और खाड़ी क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा प्रभावित न हो। खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं और क्षेत्रीय अस्थिरता का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और प्रवासी समुदाय पर पड़ सकता है। इस पूरे संकट को एक बड़े संदर्भ में भी देखना होगा। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कोई नया नहीं है, लेकिन समुद्र में सीधे टॉर्पीडो हमले जैसी कार्रवाई स्थिति को और गंभीर बनाती है। यदि इस तरह की कार्रवाइयां जारी रहती हैं तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर खतरा बढ़ सकता है। हिंद महासागर और अरब सागर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार की अस्थिरता तेल कीमतों और वैश्विक बाजारों को प्रभावित कर सकती है। फिलहाल भारत आधिकारिक रूप से यही कह रहा है कि उसे इस कार्रवाई की पूर्व जानकारी नहीं थी और हमला उसकी समुद्री सीमा के बाहर हुआ। आने वाले दिनों में कूटनीतिक बातचीत, बयानबाजी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे की गूंज देखने को मिलेगी। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह न तो किसी पक्ष के खिलाफ सार्वजनिक टकराव की स्थिति में दिखे और न ही अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर होने दे। संतुलन, पारदर्शिता और सतर्कता, यही तीन शब्द आने वाले समय में भारत की रणनीति को परिभाषित करेंगे।
अब इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक अलग थलग सैन्य कार्रवाई मानना भूल होगी। यह उस बड़े सामरिक टकराव की कड़ी है जिसमें पश्चिम एशिया से लेकर हिंद महासागर तक शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। जब ईरान और अमेरिका सीधे सैन्य मोड में आते हैं तो उसका असर सीमित नहीं रहता। IRIS देना के डूबने की घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि समुद्र अब केवल व्यापार और ऊर्जा मार्ग का क्षेत्र नहीं रह गया है, बल्कि सक्रिय युद्ध क्षेत्र में बदल सकता है। यह परिवर्तन केवल दो देशों के बीच नहीं है, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक ढांचे को प्रभावित कर सकता है, जिसमें भारत एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। सबसे पहले सामरिक परिप्रेक्ष्य को समझना होगा। हिंद महासागर लंबे समय से वैश्विक शक्ति प्रतिस्पर्धा का केंद्र रहा है। विश्व के बड़े तेल शिपमेंट यहीं से गुजरते हैं। यदि इस क्षेत्र में सैन्य टकराव बढ़ता है तो ऊर्जा आपूर्ति, बीमा दरें, समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सीधा असर पड़ता है। जब अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत को टॉर्पीडो से निशाना बनाया तो यह केवल एक जहाज का डूबना नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि समुद्री संघर्ष अब भौगोलिक सीमाओं से बंधा नहीं रहेगा। यह कार्रवाई श्रीलंका के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई बताई जा रही है, जिसका अर्थ है कि संघर्ष का विस्तार पारंपरिक युद्ध क्षेत्र से बाहर हो चुका है। अब भारत की स्थिति पर आते हैं। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है। समुद्री डोमेन अवेयरनेस, तटीय निगरानी नेटवर्क और मित्र देशों के साथ अभ्यास इसके हिस्से हैं। मिलन 2026 जैसे अभ्यास इसी रणनीति का हिस्सा हैं, जिनमें कई देशों की नौसेनाएं भाग लेती हैं। जब IRIS देना इस अभ्यास में शामिल हुआ था तो वह एक नियमित सैन्य कूटनीतिक गतिविधि थी, लेकिन उसके लौटते समय हुई कार्रवाई ने इस बात को रेखांकित कर दिया कि भारत के आसपास का समुद्री वातावरण अधिक अस्थिर हो चुका है। भारत को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी समुद्री निगरानी प्रणाली इतनी मजबूत हो कि किसी भी बाहरी सैन्य गतिविधि की समय रहते जानकारी मिल सके। कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो यदि हमला भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर हुआ है तो भारत पर प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं बनती। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार प्रत्येक देश अपनी सीमा तक उत्तरदायी होता है, लेकिन कूटनीतिक वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल होती है। यदि किसी देश का युद्धपोत भारत में आयोजित अभ्यास में भाग लेकर लौट रहा था और उसके तुरंत बाद उस पर हमला होता है तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठते हैं। यही वह संवेदनशील बिंदु है जहां भारत को सावधानीपूर्वक संवाद की आवश्यकता है। उसे एक ओर अपने अमेरिकी संबंधों को बनाए रखना है तो दूसरी ओर ईरान को यह भरोसा दिलाना है कि इस कार्रवाई में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। इस घटनाक्रम का एक बड़ा पहलू क्षेत्रीय संतुलन से जुड़ा है। श्रीलंका का समुद्री क्षेत्र लंबे समय से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। वहां किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई का होना दक्षिण एशिया की सुरक्षा संरचना को प्रभावित कर सकता है। यदि घटनाक्रम का दक्षिण एशिया की सुरक्षा संरचना को प्रभावित कर सकता है, ऑपरेशन होते हैं तो क्षेत्रीय देश अपनी सुरक्षा रणनीतियों की पुनर्समीक्षा कर सकते हैं। इससे हथियारों की दौड़ और समुद्री सैन्यीकरण बढ़ने की आशंका भी पैदा होती है। ईरान की संभावित प्रतिक्रिया भी भारत के लिए चिंता का विषय है। ईरान पहले ही संकेत दे चुका है कि वह उन देशों के प्रति सख्त रुख अपनाएगा जिन्हें वह अमेरिका का सहयोगी मानता है। हालांकि भारत की विदेश नीति पारंपरिक रूप से संतुलित रही है, जिसके बाद 2000 खाड़ी क्षेत्र में उसकी व्यापक उपस्थिति उसे इस संघर्ष के प्रभाव से अछूता नहीं रहने देगी। लाखों भारतीय नागरिक पश्चिम एशिया में कार्यरत हैं और किसी भी प्रकार की अस्थिरता उनके लिए जोखिम बढ़ा सकती है। इसके अलावा ऊर्जा आयात का बड़ा हिस्सा भी उसी क्षेत्र से आता है। यदि समुद्री मार्ग असुरक्षित होते हैं तो आर्थिक प्रभाव तुरंत दिखाई देंगे। दूसरी ओर अमेरिका की रणनीति को भी समझना होगा। अमेरिका लंबे समय से यह संकेत देता रहा है कि वह वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता मानता है। यदि उसने यह कार्रवाई की है तो उसके पीछे सैन्य और राजनीतिक गणना रही होगी, लेकिन इससे यह संदेश भी गया है कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी के सैन्य संसाधनों को कहीं भी निशाना बनाने के लिए तैयार है। यह संदेश अन्य देशों के लिए भी एक संकेत है कि समुद्र में शक्ति प्रदर्शन की प्रतिस्पर्धा और तेज हो सकती है। भारत के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उसे अपनी समुद्री सुरक्षा नीति में कोई बदलाव करना चाहिए। विशेषज्ञ मानते हैं कि निगरानी क्षमता, पनडुब्बी रोधी युद्ध कौशल और सहयोगी देशों के साथ सूचना साझाकरण को और मजबूत करना होगा। साथ ही कूटनीतिक स्तर पर यह स्पष्ट करना होगा कि भारत किसी भी बाहरी सैन्य कार्रवाई का मंच नहीं बनेगा। उसकी प्राथमिकता क्षेत्रीय स्थिरता और खुले समुद्री को केसत तर्कों की सुरक्षा है। आने वाले दिनों में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे की चर्चा हो सकती है। यदि तनाव बढ़ता है तो वैश्विक शक्तियां अपने अपने रुख स्पष्ट करेंगी। भारत को इस स्थिति में अत्यंत सावधानी से कदम बढ़ाने होंगे ताकि वह न तो
किसी संघर्ष में अनावश्यक रूप से फंसे और न ही अपनी सामरिक विश्वसनीयता खोए। यह केवल एक युद्धपोत के डूबने की कहानी नहीं है, यह उस बदलती दुनिया का संकेत है जहां समुद्र शक्ति संतुलन का प्रमुख मंच बन चुका है। भारत के लिए यह चेतावनी है कि हिंद महासागर में होने वाली हर गतिविधि का सीधा प्रभाव उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है। अब इस पूरे संकट को केवल सैन्य या कूटनीतिक नजरिए से देखना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसका आर्थिक और ऊर्जा आयाम कहीं अधिक गहरे हैं। जब समुद्र में टॉर्पीडो चलता है तो उसका असर केवल पानी के भीतर नहीं रहता, उसकी तरंगें वैश्विक बाजारों तक जाती हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते समुद्री टकराव का सीधा प्रभाव ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है, और यही वह बिंदु है जहां भारत की चिंता सबसे अधिक बढ़ती है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है और पश्चिम एशिया से आने वाले समुद्री मार्ग उसके लिए जीवन रेखा की तरह है। यदि इन मार्गों पर अस्थिरता बढ़ती है तो बीमा प्रीमियम बढ़ेंगे, जहाजरानी लागत बढ़ेगी और अंततः इसका असर घरेलू बाजार तक पहुंचेगा। हिंद महासागर और उससे जुड़े समुद्री मार्ग केवल क्षेत्रीय महत्व के नहीं हैं, वे वैश्विक अर्थव्यवस्था के धुरी बिंदु हैं। फारस की खाड़ी से निकलने वाला कच्चा तेल, एशिया की ओर जाने वाला एलएनजी और यूरोप तथा पूर्वी एशिया के बीच का कंटेनर ट्रैफिक इन्हीं जलमार्गों से गुजरता है। यदि किसी बड़े देश की नौसेना खुले समुद्र में सक्रिय युद्ध की मुद्रा में आ जाती है तो व्यापारी जहाजों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अभी तक की स्थिति में यह घटना एक लक्षित सैन्य कार्रवाई बताई जा रही है, लेकिन यदि जवाबी कार्रवाई या एस्केलेशन हुआ तो नागरिक जहाज भी जोखिम में आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में शिपिंग कंपनियां वैकल्पिक मार्ग तलाशती हैं, जिससे लागत और समय दोनों बढ़ते हैं। भारत के लिए यह चिंता केवल तेल कीमतों तक सीमित नहीं है। खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक काम करते हैं। यदि क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो निकासी अभियानों की जरूरत पड़ सकती है, जैसा पहले भी संकटों के दौरान हुआ है। ऐसे अभियानों के लिए समुद्री और हवाई मार्गों की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक होती है। इसलिए भारत को दो स्तरों पर तैयारी करनी होगी। एक ओर कूटनीतिक संवाद, ताकि क्षेत्रीय शक्तियों के साथ भरोसा बना रहे। दूसरी ओर सैन्य और लॉजिस्टिक तैयारी, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस घटना का वैश्विक शक्ति संतुलन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र पहले से ही प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना हुआ है। समुद्र में किसी भी प्रकार की आक्रामक कार्रवाई अन्य देशों को अपनी सुरक्षा रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करती है। यदि अमेरिका अपनी समुद्री क्षमता का प्रदर्शन करता है तो यह संदेश केवल ईरान तक सीमित नहीं रहता। क्षेत्रीय देश अपनी नौसेना क्षमताओं को बढ़ाने, पनडुब्बी रोधी प्रणालियों में निवेश करने और साझेदारियों को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। इससे सैन्यीकरण की रफ्तार तेज हो सकती है। भारत की विदेश नीति लंबे समय से सामरिक स्वायत्तता पर आधारित रही है। वह किसी एक गुट का स्थायी हिस्सा नहीं बनना चाहता, बल्कि मुद्दा आधारित साझेदारी को प्राथमिकता देता है। इस संदर्भ में उसे बहुत संतुलन के साथ आगे बढ़ना होगा। यदि वह अमेरिका के साझेदारी को साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत रखता है तो उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ईरान के साथ संवाद के रास्ते खुले रहें। भारत के लिए चाबहार बंदरगाह जैसी परियोजनाएं केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक महत्व भी रखती हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार का अविश्वास भविष्य की परियोजनाओं को प्रभावित कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू सूचना युद्ध का है। आधुनिक संघर्ष केवल हथियारों से नहीं लड़े जाते, नैरेटिव और धारणा भी उतनी ही शक्तिशाली होती है। सोशल मीडिया और वैश्विक मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस घटना को लेकर अलग अलग व्याख्याएं सामने आ रही हैं। कुछ इसे वैध सैन्य कार्रवाई बता रहे हैं, कुछ इसे उकसाने वाली रणनीति के रूप में देख रहे हैं। भारत के लिए जरूरी है कि वह आधिकारिक रूप से पारदर्शी और स्पष्ट बयान दे, ताकि गलतफहमियां कम हो। अस्पष्टता अक्सर संदेह को जन्म देती है और संदेह कूटनीतिक संकट को बढ़ा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से यह भी स्पष्ट होता है कि समुद्री सुरक्षा अब केवल नौसेना का विषय नहीं रह गया है। यह ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, कूटनीति और प्रवासी सुरक्षा से जुड़ा बहुआयामी मुद्दा है। यदि क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय बीमा बाजार तुरंत प्रतिक्रिया देगा, जिससे शिपिंग लागत में वृद्धि होगी। तेल बाजार में अस्थिरता पहले से ही संवेदनशील है और किसी भी नई घटना से कीमतों में उछाल संभव है। भारत जैसे आयातक देश के लिए यह आर्थिक दबाव का कारण बन सकता है। आगे की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या यह घटना एक सीमित सैन्य कार्रवाई रह जाती है या व्यापक टकराव का रूप लेती है। यदि दोनों पक्ष संयम बरतते हैं तो स्थिति स्थिर हो सकती है, लेकिन यदि बयानबाजी और जवाबी कार्रवाई बढ़ती है तो समुद्री क्षेत्र लंबे समय तक अस्थिर रह सकता है। भारत के लिए यह समय सावधानी, रणनीतिक धैर्य और सक्रिय कूटनीति का है। उसे अपनी समुद्री क्षमता को मजबूत करने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हिंद महासागर खुले और सुरक्षित रहे।
अब स्थिति उस मोड़ पर खड़ी है जहां केवल बयानबाजी या कूटनीतिक सफाई काफी नहीं होगी, क्योंकि समुद्र में हुई यह कार्रवाई संकेत दे चुकी है कि क्षेत्र में सैन्य सक्रियता का स्तर बढ़ चुका है। यदि भविष्य में इसी तरह की और घटनाएं होती हैं तो हिंद महासागर की सामरिक संरचना पूरी तरह बदल सकती है। ऐसे में भारत को अपनी रक्षा तैयारियों और समुद्री रणनीति का गंभीर पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा। यह केवल एक जहाज के डूबने की प्रतिक्रिया नहीं होगी, बल्कि एक व्यापक सुरक्षा समीक्षा होगी जिसमें नौसेना, तटरक्षक, वायुसेना और खुफिया तंत्र सभी शामिल होंगे। सबसे पहले पनडुब्बी रोधी क्षमता पर ध्यान देना होगा। आधुनिक युद्ध में पनडुब्बियां सबसे खतरनाक और सबसे कम दिखाई देने वाला हथियार मानी जाती हैं। यदि किसी बाहरी शक्ति की पनडुब्बी श्रीलंका के आसपास सक्रिय रहकर टॉर्पीडो हमला कर सकती है, तो इसका अर्थ है कि समुद्री निगरानी तंत्र को और मजबूत करने की आवश्यकता है। समुद्री गश्ती विमान, हेलीकॉप्टर आधारित एंटी सबमरीन सिस्टम, सोनार नेटवर्क और सहयोगी देशों के साथ रियल टाइम सूचना साझाकरण को नई प्राथमिकता दी जा सकती है। यह केवल रक्षा की बात नहीं है, बल्कि निरोध की रणनीति भी है, ताकि किसी भी बाहरी शक्ति को यह संदेश जाए कि क्षेत्रीय गतिविधियों पर करीबी नजर रखी जा रही है। दूसरा पहलू समुद्री डोमेन जागरूकता का है। हिंद महासागर में हजारों जहाज प्रतिदिन आवाजाही करते हैं, उनमें सैन्य और नागरिक दोनों शामिल होते हैं। ऐसे में किसी भी असामान्य गतिविधि की पहचान समय रहते करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपग्रह निगरानी, तटीय रडार चेन और मित्र देशों के साथ साझा डाटा नेटवर्क इस दिशा में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। भारत पहले से इस दिशा में काम कर रहा है, लेकिन मौजूदा संकट इस प्रक्रिया को और तेज कर सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा रणनीतिक संदेश का है। जब अमेरिका और ईरान जैसे देश खुले समुद्र में सैन्य कार्रवाई करते हैं, तो अन्य क्षेत्रीय शक्तियां भी अपनी स्थिति स्पष्ट करने लगती हैं। भारत के लिए जरूरी होगा कि वह स्पष्ट करे कि उसकी समुद्री सीमा और विशेष आर्थिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई स्वीकार्य नहीं होगी। यह संदेश संतुलित और कूटनीतिक भाषा में देना होगा, ताकि किसी भी पक्ष के साथ अनावश्यक टकराव न हो, लेकिन क्षेत्रीय संप्रभुता का संकेत भी स्पष्ट रहे। इसके साथ ही संभावित एस्केलेशन के परिदृश्य पर भी विचार करना होगा। यदि ईरान जवाबी कार्रवाई के रूप में समुद्री मार्गों को निशाना बनाता है या अमेरिकी हितों पर प्रहार करता है, तो संघर्ष फैल सकता है। ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय नौवहन मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। भारत को अपने व्यापारी जहाजों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करनी होगी, विशेषकर उन मार्गों पर जो पश्चिम एशिया से जुड़े हैं। काफिले प्रणाली, एस्कॉर्ट मिशन और आपातकालीन निकासी योजनाएं सक्रिय की जा सकती हैं। यह भी ध्यान रखना होगा कि समुद्री संघर्ष अक्सर लंबे समय तक चलता है और उसका प्रभाव धीरे धीरे सामने आता है। यदि तनाव बना रहता है तो रक्षा बजट पर दबाव बढ़ेगा, लंबी अवधि के लिए बढ़ानी पड़ सकती है और सहयोगी देशों के साथ संयुक्त अभ्यासों का स्वरूप बदल सकता है। मिलन जैसे बहुराष्ट्रीय अभ्यासों का उद्देश्य विश्वास निर्माण होता है, लेकिन मौजूदा घटना के बाद उनकी राजनीतिक संवेदनशीलता बढ़ सकती है। भविष्य में ऐसे अभ्यासों में भाग लेने वाले देशों के चयन और समय निर्धारण को लेकर भी नई सावधानी बरती जा सकती है। एक और महत्वपूर्ण आयाम आंतरिक सुरक्षा का है। जब अंतरराष्ट्रीय तनाव बढ़ता है तो साइबर हमलों, सूचना युद्ध और दुष्प्रचार की गतिविधियां भी तेज होती हैं। ऐसे में केवल समुद्री सीमाएं ही नहीं, बल्कि डिजिटल अवसंरचना की सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। यदि किसी देश पर सीधे सैन्य हमला नहीं हो सकता, तो उसकी आर्थिक या डिजिटल प्रणाली को निशाना बनाया जा सकता है। इसलिए व्यापक सुरक्षा दृष्टिकोण अपनाना समय की मांग है। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती संतुलन बनाए रखने की है। उसे अपनी संप्रभुता और सुरक्षा हितों की रक्षा करनी है, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि वह किसी व्यापक संघर्ष में अनावश्यक रूप से न फंस जाए। कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय संवाद, रक्षा स्तर पर सतर्क तैयारी और आर्थिक स्तर पर जोखिम प्रबंधन, यही तीन स्तंभ आगे की रणनीति के केंद्र में रहेंगे। अब निगाहें इस बात पर होंगी कि क्या यह संकट सीमित रहेगा या आने वाले हफ्तों में और बड़े सैन्य घटनाक्रम सामने आएंगे। यदि समुद्री क्षेत्र में तनाव बना रहता है तो हिंद महासागर आने वाले वर्षों में वैश्विक शक्ति प्रतिस्पर्धा का और बड़ा मंच बन सकता है। अब यह संकट केवल एक समुद्री घटना नहीं रह गया है, यह आने वाले वर्षों की भू राजनीतिक दिशा तय करने वाला मोड़ बन सकता है। जब खुले समुद्र में सैन्य कार्रवाई होती है, और वह भी ऐसे क्षेत्र में जो वैश्विक ऊर्जा और व्यापार की धुरी है, तो उसका असर तत्काल दिखाई दे या न दे, लेकिन दीर्घकालिक परिणाम गहरे होते हैं। भारत के लिए यह घटना एक चेतावनी है कि हिंद महासागर अब निष्क्रिय सामरिक क्षेत्र नहीं रहा। यहां शक्ति संतुलन की प्रतिस्पर्धा खुलकर सामने आ रही है और हर कदम को सावधानी से तौलना होगा। सबसे बड़ा दीर्घकालिक प्रभाव भारत की विदेश नीति पर पड़ सकता है। भारत ने वर्षों से सामरिक स्वायत्तता की नीति अपनाई है।
जिसमें वह किसी स्थायी गुट का हिस्सा बनने के बजाय परिस्थितियों के आधार पर साझेदारी करता है। लेकिन जब अमेरिका और ईरान के बीच टकराव समुद्री सीमा तक पहुंच जाता है और उसका असर दक्षिण एशिया के निकट दिखता है, तब तटस्थता बनाए रखना और जटिल हो जाता है। भारत को हर बयान, हर सैन्य गतिविधि और हर कूटनीतिक संवाद में अत्यधिक संतुलन दिखाना होगा। एक तरफ उसे अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ रक्षा सहयोग जारी रखना है, दूसरी तरफ उसे यह भी सुनिश्चित करना है कि वह किसी भी सैन्य ध्रुवीकरण का स्थायी हिस्सा न दिखे। इस घटना ने एक और प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या हिंद महासागर में नई शक्ति प्रतिस्पर्धा का युग शुरू हो रहा है? यदि समुद्री क्षेत्र में बार बार सैन्य कार्रवाई होती है तो क्षेत्रीय देश अपनी नौसैनिक क्षमताओं को और बढ़ाने लगेंगे। इससे हथियारों की दौड़ तेज हो सकती है। भारत को अपनी समुद्री रणनीति को दीर्घकालिक दृष्टि से मजबूत करना होगा। पनडुब्बी रोधी क्षमता, समुद्री निगरानी नेटवर्क, सहयोगी देशों के साथ सूचना साझाकरण और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र, ये सभी क्षेत्र प्राथमिकता बनेंगे। आर्थिक दृष्टि से भी स्थिति संवेदनशील है। यदि पश्चिम एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो तेल कीमतों में उछाल, बीमा लागत में वृद्धि और व्यापारिक मार्गों में बाधा संभावित है। भारत जैसे बड़े आयातक देश के लिए यह सीधा आर्थिक दबाव बन सकता है। इसलिए ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण, सामरिक भंडार और वैकल्पिक व्यापार मार्गों पर ध्यान बढ़ाना आवश्यक होगा। यह केवल अल्पकालिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक योजना का हिस्सा होना चाहिए। एक और आयाम है प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा। खाड़ी देशों में काम कर रहे लाखों भारतीय नागरिक किसी भी क्षेत्रीय अस्थिरता से प्रभावित हो सकते हैं। यदि तनाव लंबा चलता है तो निकासी योजनाओं, दूतावास, समन्वय और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को सक्रिय रखना होगा। भारत पहले भी संकट की स्थितियों में अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल चुका है, लेकिन हर नया संकट नई चुनौतियां लेकर आता है। कूटनीतिक स्तर पर भारत को सक्रिय संवाद की नीति अपनानी होगी। उसे स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि वह किसी भी संघर्ष का पक्षकार नहीं है और उसका प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसकी समुद्री सीमा में किसी भी प्रकार की बाहरी सैन्य कार्रवाई स्वीकार्य नहीं होगी। यह संतुलन ही भारत की विश्वसनीयता को बनाए रखेगा। 2000 दीर्घकालिक रूप से यह घटना एक संकेत है कि वैश्विक राजनीति बहुध्रुवीय दिशा में आगे बढ़ रही है। समुद्री क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन अब केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियां अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहेंगी। ऐसे में भारत की भूमिका निर्णायक हो सकती है, क्योंकि वह भौगोलिक रूप से केंद्र में स्थित है और आर्थिक तथा सैन्य क्षमता के लिहाज से उभरती शक्ति है। अंततः यह संकट भारत के लिए परीक्षा भी है और अवसर भी। परीक्षा इसलिए कि उसे संतुलन और सुरक्षा दोनों को साथ लेकर चलना है। अवसर इसलिए कि वह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए मध्यस्थ या संतुलनकारी शक्ति की भूमिका निभा सकता है। आने वाले महीनों में घटनाएं किस दिशा में जाती हैं, यह कई कारकों पर निर्भर करेगा। कूटनीतिक संवाद, सैन्य संयम और वैश्विक बाजार की प्रतिक्रिया। अब आपकी राय भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि यह घटना क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को स्थायी रूप से बदल देगी या यह एक सीमित सैन्य प्रकरण बनकर रह जाएगी? अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि हर कोई इस जटिल घटनाक्रम को समझ सके।